फिल्म शुरू होती है। एक पिता अपने बेटे को गांव की और अपनी पूर्वजों की कहानी सुनाता है कि 1847 में एक राजा रहता था जिसके पास एक बड़ा राज्य था और साथ ही एक प्यारी पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन उसके मन में कोई शांति नहीं था। राजा सभी दान पुण्य पूजा अर्चना दिल से करता था, पर फिर भी कहीं सुकून के दो पल नहीं मिल रहा था उसे। तब राजा एक तांत्रिक से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए और तांत्रिक बताता है कि राजा को खुद से ढूंढना पड़ेगा शांति का मार्ग, वो भी अकेले। राजा तब सच्ची खुशी के खोज के लिए एक यात्रा पर निकलता है और कई जगह घूमने के बाद एक जंगल में राजा प्रवेश करता है और एक आवाज सुनता है और राजा उस आवाज की दिशा में चलने लगता है। कुछ ही दूरी पर पंजुर्ली देव का पत्थर के सामने राजा आता है और अपने शस्त्र त्याग देता है। राजा को वो शांति मिल जाती है जिसकी वो कई बरसों से खोज कर रहा था। असल में वो फॉरेस्ट पंजुर्ली देव का कब्जे वाले जंगल था, एक देवता जो जंगल में रहने वाले ग्रामीणों का रक्षा करता था। राजा अपनी प्रजा से हाथ जोड़ के विनती करता है कि देव के पत्थर उन्हें सौंप दिया जाए ताकि वो देव को ले जा पाए अपने साथ, और इसके बदले में जो चाहे वो मांगे राजा से। तभी पंजुर्ली देव का आदेश आता है कि अगर राजा को पंजुर्ली देव का साथ चाहिए तो उस गांव के लोगों को जमीन देना होगा। राजा मान जाता है और वो अपने साथ पंजुर्ली देव के पत्थर ले जाने के बदले में अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा दान कर देता है गांव वालों को। पंजुर्ली देव राजा को चेतावनी देता है कि उसके परिवार और उत्तराधिकारियों को अपना ये बात रखना होगा कि कोई भी जमीन को फिर से पाने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो पंजुर्ली के साथी क्रूर गुलिका देव का क्रोध भड़क जाएगा और सजा मिलेगा। राजा पंजुर्ली देव को खुशी खुशी साथ ले आता है अपने महल में और इस तरह राजा की जिंदगी में सुख समृद्धि और खुशी की कोई कमी नहीं रहती। कहानी फिर चला आता है 1970 में। फिर उसी गांव में हर बार की तरह भूताकोला अनुष्ठान शुरू होती है। इस बार राजा के उत्तराधिकारी भी भूताकोला में शामिल होता है, पर वो भूताकोला परफॉर्मेंस देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया था, बल्कि लोभी इंसान अपनी पुरखों की जमीन वापस मांगने के लिए आया था। राजा के उत्तराधिकारी लालची इंसान फिर भूताकोला कलाकार से ये कहता है कि उसे सभी गाँव वालों की जमीन वापस चाहिए जो उसके अनुसार जबरदस्ती गांव वालों ने एक पत्थर के नाम पे हड़प कर बैठा था। कलाकार जो तभी पंजुर्ली के कब्जे में था मना कर देता है और कहता है कि अगर वो कोशिश करता है गांव वालों से जमीन छीनने को तो वो खून के उल्टी करेगा और मौत हो जाएगा। फिर वो बदमाश कलाकार पे डाउट करता है और कहता है कि असल में ये पंजुर्ली बोल रहा था कि कलाकार का खुद का ये कहना था, जिस पर कलाकार जवाब देता है कि अगर वो पंजुर्ली है तो वो गायब हो जाएगा और किसी को भी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो जंगल में भाग जाता है और वास्तव में फिर कभी दिखाई नहीं देता उस गांव में, जैसा कि चेतावनी दी गई थी पंजुर्ली के द्वारा। कुछ महीने बाद राजा के उस उत्तराधिकारी के रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाता है। वो कोर्ट के सीढ़ी पे खून की उल्टी करते हुए मारा जाता है, जैसा पंजुर्ली कहा था, जहां वो जमीन के केस के सिलसिले पे बहस करने जा रहा था। स्टोरी अब 1990 में आ जाती है, जहां काडुवेट्टू विलेज में शिवा नाम का नौजवान लड़का रहता था जो कि गांव में सबसे शक्तिशाली था, कह सकते हैं गांव का हीरो था। वो उस गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और गांव में अपनी दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता फिरता था। ये कैरेक्टर इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर भी है क्योंकि शिवा ही वो मिसिंग भूताकोला कलाकार का बेटा था जो जंगल में गायब हो गया था। शिवा को गांव के जमींदार देवेंद्र सुत्तुरु हर विषय में समर्थन किया करता था क्योंकि बहुत सी कामों में शिवा देवेंद्र का मदद किया करता था। ये देवेंद्र ही वर्तमान में राजा का उत्तराधिकारी था। हालांकि शिवा को भूताकोला करने के लिए लगातार कहा जाता था, लेकिन वो अपने पिता के लापता होने से काफी दुखी रहता था और भूताकोला परफॉर्म नहीं करना चाहता था। इसके बजाय शिवा के चचेरे भाई गुरुवा उसके जगह भूताकोला परफॉर्म करता आया था। शिवा को जंगली सुअर का शिकार करने में बहुत मजा आता था और वो अपनी दोस्तों के साथ जंगली सुअर का शिकार करके मांस खाया करता था। शिवा के माँ बहुत डांटती रहती थी शिवा को, पर उसने मानो ठान लिया था कुछ भी ना सुनने का। और एक दिन ऐसे ही जंगल में शिवा और उसकी दोस्त शिकार करने के लिए जाता है और उसी रात शिवा सपने में देखता है कि शिवा का सामना एक बड़ा सा सुअर से होता है जो हूबहू भूताकोला परफॉर्मर की तरह आभूषण पहना हुआ था और वो अटैक करने के लिए शिवा के पीछा भी करता है। ये सपना देख के डर
के मारे शिवा जाग जाता है और माँ के पास जाके सो जाता है। असल में ये सुअर शिवा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाए, पर वो सच में नालायक बन के फिरता था। उधर मुरली एक फॉरेस्ट ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से काडुबेट्टू गांव में भेजा जाता है और उसको गांव वालों की जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट में परिवर्तित करने का काम सौंपा जाता है। शिवा ये बात जानने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर के अगेंस्ट हो जाता है और चैलेंज करता है। एक दिन भूताकोला के अनुष्ठान के दिन शिवा और मुरली की झगड़ा भी हो जाता है। शिवा को लीला नाम की गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लीला को देवेंद्र के पास लेके जाता है पैरवी लगाने के लिए, ताकि लीला को नौकरी मिल जाए फॉरेस्ट गार्ड के रूप में। फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली और बाकी फॉरेस्ट गार्ड्स जंगल को जबरदस्ती रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए फेंसिंग लगाना शुरू करता है। तभी गांव वालों और फॉरेस्ट ऑफिसर्स और बाकी गार्ड्स के बीच में झड़प हो जाता है। शिवा बाद में आके गांव वालों से मिलके बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर उसे भी पकड़ लिया जाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर फेंसिंग के लिए गड्ढा खोदने में कामयाब हो जाता है। शिवा लीला पर भड़क जाता है कि क्यों वो फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिलकर काम कर रही थी। गांव के अगेंस्ट जाने पर सभी उसे दोष दे रहा था। लीला समझाने की कोशिश भी करती है शिवा को कि उसका काम ऑर्डर्स फॉलो करना था, नौकरी की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर जो उसे निभाना पड़ता था, पर शिवा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली शिवा के लड़ाई झगड़े से तंग आके शिवा और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने का फैसला लेता है और देवेंद्र की गुंडे सुरेंद्रन के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि शिवा और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए। फिर दोनों जीप लेकर शिवा के ठिकाने पर जाता है। उधर ये सब से अनजान शिवा और उसके दोस्त जंगल में एक बड़ी सी पेड़ को काटने में लगा हुआ था और तभी वहां मुरली और सुरेंद्र की जीप आ जाती है। ऐसे में पेड़ अचानक से मुरली के जीप पर गिर जाती है और इस प्रक्रिया में मुरली की जीप पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और जीप के अंदर सभी मारे गए हैं ये सोचते हुए शिवा और उसके सारे दोस्त जंगल में भाग जाता है और कई दिन तक जंगल में ही छिपता फिरता है। कुछ दिनों बाद शिवा और उसके सारे दोस्त अपनी परिवारों से मिलने के लिए गांव लौटते हैं। शिवा लीला से मिलने के लिए जाता है और दोनों साथ संबंध बनाते हैं। शिवा लीला को कहता है कि वो पुलिस के पास जाके आत्मसमर्पण कर देगा। हालांकि शिवा अगले सुबह पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड द्वारा पकड़ा भी जाता है। शिवा और उसके दोस्त सभी को जेल में डाल दिया जाता है। वहां सभी भागने का फिर प्लानिंग भी बनाता है। इधर गुरुवा देवेंद्र से शिवा को जमानत देने के लिए कहता है, लेकिन देवेंद्र उसे बुलाता है और रिश्वत देने की कोशिश करता है और गुरुवा को ये कहता है कि अगले भूतकोला में गुरुवा पंजुर्ली बन के गाँव वाला को अपनी जमीन देने की आदेश देगा तो उसे कुछ जमीन देवेंद्र भी दे देगा। गुरुवा ये काम करने से मना कर देता है और देवेंद्र उसे वहीं पर चाकू मार के खून कर देता है। गुरुवा को मार के देवेंद्र उसकी लाश गांव में देवस्थान के सामने फेंक देता है। उधर जेल में शिवा को रोने की आवाज आता है और वो समझने की कोशिश करता है कि तभी भूतकोला की कलाकार को सामने देख घबरा जाता है। अगले दिन शिवा को पता चलता है कि गुरुवा को किसी ने मार दिया है। गुरुवा अब जिंदा नहीं था। मुरली को पता चल जाता है कि देवेंद्र गांव वालों की जमीन हड़पने के चक्कर में था, पर मुरली को ये बात पता चल चुका था। ये खबर जानकर देवेंद्र प्लान बनाता है कि एक तीर से दो शिकार करने का। देवेंद्र शिवा को मुरली के खिलाफ खड़ा करने का फैसला करता है। उधर शिवा को जेल से छुड़ा लिया जाता है और बुलाने पर शिवा पहुंचता है देवेंद्र से मिलने। वहां शिवा के मुलाकात देवेंद्र से होता है जो मुरली के बारे में झूठ बोलता है कि वो गुरुवा का हत्यारा था। क्रोधित होकर शिवा मुरली को मारने के लिए निकलता है, लेकिन अपने एक लोहार दोस्त महादेव से मिलता है और वहां उसे पता चलता है कि देवेंद्र ने ही गुरुवा का खून किया था, मुरली नहीं। ऐसे में देवेंद्र का गुंडे शिवा पर हमला करता है, पर शिवा सबको मार के भगा देता है वहां से। उधर शिवा देवेंद्र के घर में जाके कहता है कि अब शिवा किसी की बात नहीं सुनेगा और देवेंद्र का फैसला गांव में सबके सामने होगा और वहां से चला जाता है। रास्ते में शिवा को अपनी पिता फिर से वो काला सुअर के रूप में दिखाई देता है। शिवा उसके पीछे जाता है और वो वही जगह पहुंच जाता है जहां उसके पिता गायब हुआ था और अपने पिता की आवाज भी सुनता है कि अब सब कुछ सही होगा, मतलब शिवा को ही सब कुछ ठीक करना होगा। मुरली गांव में सबको बताता है कि देवेंद्र ने सारे गांव वाला की जमीन हड़प कर अपने नाम कर लिया है और ये भी बताता है कि अगर सभी को अपना जमीन वापस चाहिए तो सबसे पहले जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट में तब्दील कराना
लाना पड़ेगा और बाद में सभी लोग क्लेम करेंगे तो जमीन वापस भी मिल जाएगा। शिवा घर आता है तभी और सभी को ये बताता है कि देवेंद्र सिर्फ सबका जमीन ही नहीं लिया था बल्कि गुरुवा का खून भी उसी ने किया था। जब शिवा ने खुलासा किया कि देवेंद्र ने ही गुरुवा को खून किया है तब शिवा और मुरली की आपस की झगड़ा खत्म हो जाता है और वे दोनों गांव को एकजुट करने के लिए लग जाता है। उधर सुरेंद्र और देवेंद्र प्लान करता है गांव में सबको मारने का। कुछ ही देर में देवेंद्र और उसके गुंडा हमला करता है गांव में, जिससे एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कई गांव वाले मारे भी जाते हैं। लड़ाई में लगभग मरने के बाद शिवा पंजुर्ली के पत्थर से अपना सिर टकराता है। तब गुलिका देव के कब्जे में शिवा आ जाता है पूरी तरीके से और देवेंद्र और उसके गुंडों को शिवा मार डालता है। स्टोरी के ये पार्ट सबसे मजेदार था क्योंकि शिवा जो कि तब गुलिका देव के कब्जे में था काफी अनोखा तरीके से एक एक करके नृत्य के माध्यम से सभी बदमाशों को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं लड़ाई के कुछ महीने बाद शिवा भूतकोला के प्रदर्शन करता है जहां पंजुर्ली शिवा को फिर से कब्जा कर लेता है और शिवा परफॉर्म करते हुए मुरली को बुलाता है और मुरली और गांव वालों के साथ एक सांकेतिक भाव से हाथ मिलाता है, जैसे कि मानो वो कह रहा हो कि मुरली को सभी गांव वाला की रक्षा करना है। फिर शिवा सभी गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं और अपनी पिता की आवाज सुन के चला जाता है जंगल की ओर। फिर वो अपने पिता की आत्मा से मिलता है और बाद में जंगल में गायब हो जाता है। फिल्म शिवा और लीला के बेटे के साथ समाप्त होती है जो सुंदरा से उसके पिता के लापता होने के बारे में पूछ रहा था और सुंदरा उसे अपनी पिता की कहानी सुना रहा था।